ये कहानी परवलपुर गांव में रहने वाले एक गरीब किसान मनोहर की है। मनोहर के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटियां थी। छोटी बेटी पायल 5 साल की थी और बड़ी बेटी सोनिया उससे 3 साल बड़ी थी। एक दिन मनोहर की पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, सोनिया और पायल जैसे जैसे बड़ी हो रही है, मुझे इनके भविष्य को लेकर बहुत चिंता हो रही है। क्या हम लोगों की तरह ये लोग भी इसी तरह गरीबी में रहेंगे? यही चिंता हमें भी सता रही है भाग्यवान। गांव की खेती बाड़ी में अब ज्यादा पैसा नहीं बचा है। मैं तो कहता हूँ अब हमें शहर में चलकर रहना चाहिए। क्या पता वहाँ हमारे किस्मत का ताला खुल जाए। ठीक कह रहे हैं आप। शहर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो जाएगी। अगले दिन ही अपना सामान बांधकर मनोहर अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ जंगल के रास्ते शहर के लिए निकल गया। गांव से शहर वैसे तो 65 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन जंगल के रास्ते से 20 किलोमीटर ही पड़ता था। चलते चलते मनोहर का परिवार थक जाता है। तब उसकी छोटी बेटी पायल कहती है, पिताजी, सुबह से चलते चलते दोपहर हो गई है, अब और चला नहीं जाता। शहर अब और कितनी दूर है? सब्र करो बिटिया, अभी 8 किलोमीटर और बचा है। बच्चे सही कह रहे हैं जी, थोड़ा रुक जाइए, अब तो मुझसे भी नहीं चला जा रहा। गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है। वो देखो, शिव जी का मंदिर है वहाँ पर, वहीं चलते हैं। पेड़ की छांव में बैठकर कुछ खा पी लेंगे। मनोहर अपनी पत्नी की बात मान लेता है। उसके बाद वे लोग मंदिर के पास पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद नदी किनारे जाकर हाथ मुंह धोने लगते हैं। तभी पायल को नदी में एक चमचमाती चीज नजर आती है। चमचमाती चीज देखकर पायल उसे तुरंत उठा लेती है। दीदी देखो, ये कंगन कितना सुंदर है, मुझे नदी के अंदर से मिला है। अरे सचमुच, ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत कमाल की चीज है। तभी मंदिर के सामने खड़े उनके माता पिता उन्हें आवाज लगाने लगते हैं। सोनिया, पायल, नदी किनारे खड़े होकर क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, देर हो जाएगी। अभी वो सामने वाला पहाड़ भी तो पार करना है हमें। अभी हमें शहर पहुंचने में 4 घंटे और लगेंगे। आती हूँ माँ। दीदी, मैं इस कंगन को अपनी पॉकेट में रख लेती हूँ। चलो, नहीं तो मम्मी पापा गुस्सा करेंगे। फटाफट चलो, तुम दोनों को जहाँ समय मिलता है खेलने लगती हो। शाम होने पर जंगल में जंगली जानवर आ जाएंगे, इसलिए जल्दी चलो। ठीक है मम्मी, देखती हूँ मुझसे पहले पहाड़ के पास कौन पहुँचता है। ऐसा कहकर पायल भागने लगती है और उसके पीछे सोनिया भागने लगती है। अरे रुको, ए जी, आप ही रोकिए इन्हें। इतने घने जंगल में दौड़ लगा रहे हैं, अगर कुछ हो गया तो? अरे भाग्यवान, तुम बेकार में इतना डरती हो। अभी उनके खेलने कूदने की उम्र है, थोड़ा सा दौड़ लगाने दो, उनकी सेहत के लिए सही रहेगा। आपने ही इन्हें सबसे ज्यादा बिगाड़ रखा है। तभी मनोहर और उसकी पत्नी को चीते की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। जी देखिए, बच्चे जिस तरफ गए हैं उसी तरफ से चीते की आवाज आ रही है। मेरे बच्चों को बचा लीजिए। बच्चों को चीते ने चारों तरफ से घेर लिया था। बच्चे बहुत घबरा गए थे। तभी वहाँ पर मनोहर पहुँच जाता है। पायल बेटी, सोनिया बेटी, वहाँ से भागने की कोशिश करो। दूसरी तरफ मनोहर की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। हे भगवान, हे प्रभु, मैंने आज तक जाने अनजाने में जो भी पाप किया हो, मुझे उसके लिए माफ कर दो और मेरे बच्चों को बचा लो। हे शंकर भगवान, मेरे बच्चों को बचा लो। मैं सोमवार को आपके दर्शन करने जरूर आऊंगी। ऐसा कहते हुए मनोहर की पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। मनोहर को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। वो लगातार चिल्ला चिल्ला कर चीतों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक चीता पायल की तरफ उछलता है, लेकिन तभी पायल चीते के मुंह पर एक घूसा मारती है। घूसा लगते ही चीता वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरा चीता भी पायल पर अटैक करता है, लेकिन पायल उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाकर कहीं दूर फेंक देती है। एक एक करके वो सारे चीते को दूर फेंक देती है। ना जाने उसके अंदर इतनी फुर्ती और शक्ति कहां से आ गई थी। ये सब देखकर मनोहर भी अचंभित हो रहा था। दूसरी तरफ सुशीला बेहोश हो गई थी। मनोहर उस पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाता है। उठो सुशीला, देखो बच्चे बिल्कुल ठीक है। बच्चियों, सब ठीक है ना? हाँ पिताजी, आपने देखा नहीं, मैंने सारे चीते को फेंक दिया। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने हमारी रक्षा की। मनोहर और सुशीला इस घटना को भगवान का चमत्कार मानकर आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते पहाड़ पार करते समय उन्हें डाकुओं का सामना करना पड़ता है। शहर के सबसे मशहूर बिजनेसमैन को डाकुओं ने किडनैप करके बांध रखा था।
जैसे ही मनोहर और उसका परिवार डाकुओं के नजदीक पहुंचते हैं, डाकू उन्हें भी पकड़कर पेड़ में बांध देते हैं। कौन हो तुम लोग और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं परवलपुर का एक गरीब किसान हूँ। गरीबी से तंग आकर गांव से शहर जा रहे हैं। जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए परिवार के साथ जंगल पहाड़ पार करके जा रहे थे। सुना तुमने कालिया, ये गरीब किसान शहर में अमीर बनने जा रहा है। बता इसे कि शहर गरीब इंसान को और गरीब बना देता है। अगर अमीर बनना है तो हमारी तरह डाकू बन जाओ। सरकार बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस आदमी को देख रहे हो? शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। ये हमारे कब्जे में है। इसका आदमी पूरे 2 करोड़ रुपए लेकर यहाँ आ रहा है। जब तक इसका आदमी पैसे लेकर नहीं आ जाता, तुम लोग भी यहीं रहोगे। हमें छोड़ दीजिए डाकू साहब, हम गरीब लोग हैं। शहर में कामकाज करके किसी तरह जीने और खाने जा रहे हैं। दया कीजिए डाकू जी। क्या कहा? दया करूं? दया, रहम और भीख हमारे डिक्शनरी में नहीं होता। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। 2 घंटे के बाद डाकू उस बिजनेसमैन आदमी से कहता है, क्यों रे बॉस, तेरा आदमी अभी तक पैसे लेकर क्यों नहीं आया? अगर 1 घंटे में वो यहाँ नहीं पहुँचा तो तेरे साथ साथ ये किसान का परिवार भी मारा जाएगा। तभी एक बड़ा सा बैग लिए हुए सेठ का आदमी आते हुए दिखाई देता है। कालिया आकर अपने मालिक को बताता है कि उस सेठ का आदमी पैसे लेकर आ रहा है। डाकू अपने चेले को पेड़ के पीछे ले जाकर कहता है कि इन लोगों को छोड़ना मौत को दावत देने के बराबर है। पैसे लेकर वो इन सभी को मार डालेगा। ये बात पायल सुन लेती है। जैसे ही सेठ का आदमी डाकू को पैसे देता है, वैसे ही डाकू सेठ के आदमी को मार डालता है और कहता है, अब तुम सबकी बारी है। बताओ पहले कौन मरना चाहेगा? डाकू, तूने वादा किया था कि तू पैसे लेकर हमें छोड़ देगा। हमें छोड़ दे डाकू। उन 2 छोटी बच्चियों पर तो रहम खा। रहम, दया, भीख मेरी डिक्शनरी में नहीं है, बताया था ना। पायल अपनी पूरी शक्ति से रस्सी को तोड़ देती है और सभी डाकुओं को मारकर बेहोश कर देती है। पायल ये काम इतनी फुर्ती से करती है कि किसी को भी एक पल सोचने का मौका नहीं मिलता। ये सब देखकर सेठ और मनोहर को लगता है कि पायल पर कोई दैवीय शक्ति आ गई है। सभी किसी तरह शहर पहुंच जाते हैं और पुलिस को जंगल के डाकुओं के बेहोश होने की जानकारी देते हैं। पुलिस उन डाकुओं को जाकर पकड़ लेती है। तभी वो बिजनेसमैन मनोहर से कहता है, आज तुम्हारे परिवार के कारण मैं जिंदा हूँ। अगर पायल न होती तो ना जाने हमारा क्या होता। कोई बात नहीं साहब, हम सबकी जान बच गई और वो डाकू जेल में चले गए, यही बहुत बड़ी बात है। आप लोग शहर में पहली बार आए हो तो आप लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी, इसलिए आप सब मेरे साथ मेरे गेस्ट हाउस में चलिए और वहीं रहिएगा। उस अमीर आदमी की बात सुनकर मनोहर का परिवार बहुत खुश होता है। फिर वो सभी उसके साथ गेस्ट हाउस में रहने चले जाते हैं। तब वो आदमी दोबारा से कहता है, मनोहर, सिर्फ इतना कर देने से तुम्हारे परिवार द्वारा मुझ पर किया गया एहसान खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पास में ही मेरा एक बहुत बड़ा कारखाना है, उसमें एक मैनेजर की जरूरत है, तो तुम वहाँ का मैनेजमेंट संभाल सकते हो क्या? क्यों नहीं मालिक, मैं 12वीं पास हूँ, मैं वो काम बहुत आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, फिर तुम अभी ही मेरे साथ कारखाने में चलो, मैं तुम्हें सारा काम समझा दूंगा। वो आदमी मनोहर को अपने कारखाने में लेकर जाता है और उसे सारा काम समझा देता है। अब मनोहर शहर में काम करने लगता है और उनकी जिंदगी अच्छे से कटने लगती है। मनोहर अपनी दोनों बेटियों का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में भी करवा देता है। एक रात पायल अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी, आपको ऐसा नहीं लगता जब से ये कंगन हमारे पास आया है हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है? हाँ पायल, तू ठीक कह रही है। जब हमारे आसपास चीते आ गए थे तभी तुमने उन्हें मार भगाया था और उसके बाद उन डाकुओं को भी तुमने ही पीटा था। हाँ दीदी, क्योंकि उस समय ये कंगन मेरे पास था और जब भी ये कंगन मेरे पास होता है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। मुझे लगता है हमें ये बात माँ और पिताजी को नहीं बतानी चाहिए। इस कंगन की मदद से अब हम उन सब की मदद करेंगे जो मुसीबत में होंगे। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। बिल्कुल किसी सुपर हीरो की तरह अब मैं सबकी मदद करूँगी। सुपर हीरो नहीं पगली, हीरोइन। अब स्कूल या कहीं भी पायल और सोनिया को कोई मुसीबत में दिखाई देता तो वो जादुई कंगन की मदद से उनकी मुसीबत झट से दूर कर दिया करती थी।
और उस इंसान को पता भी नहीं लगने देती थी कि आखिर उनकी मदद की किसने। इस तरह सुपर हीरोइन की तरह पायल और सोनिया जादुई कंगन की मदद से सभी की मदद करने लगी। वो लोगों की मदद करती थी और जादुई कंगन उनकी मदद करता था। इस तरह वो सभी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। ये कहानी शीतल नाम की एक लड़की की है। शीतल माता रानी की परम भक्त थी। जब वो छोटी थी तो हमेशा अपनी माँ के साथ नवरात्रों में माता रानी की पूजा करती थी। कुछ सालों पहले शीतल की माँ की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी शीतल ने माता रानी की पूजा करना नहीं छोड़ा। शीतल अकेले ही रोजाना सुबह शाम माता रानी की पूजा किया करती थी। माता रानी, ये लीजिए, आप ये भोग का प्रसाद खा लीजिए। मेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों का रिश्ता भी तो माँ बेटी जैसा है ना। मुझे आपके अंदर अपनी माँ नजर आती है। इस तरह शीतल कई बार माता रानी से बात किया करती थी। एक दिन शीतल की यही बातें उसके पिता सुन लेते हैं। उसे अपनी बेटी के अकेलेपन का एहसास होता है और वो अपने मन में सोचता है, जब से नीलम की मौत हुई है मेरी बेटी बिल्कुल अकेली पड़ गई है। ये अपनी माँ को कितना मिस करती है, ये इसकी आंखों से साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं अपनी बेटी का अकेलापन ऐसे नहीं देख सकता। मैं दूसरी शादी कर लूंगा ताकि शीतल को उसका बचपन दोबारा वापस मिल सके। यही सोचकर धीरज सीता नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। कुछ सालों पहले सीता का पति उसे छोड़कर चला गया था, इसलिए सीता की भी एक बेटी थी जिसका नाम अनुराधा था। शादी के बाद धीरज दोनों बेटियों को समान प्यार देने लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीता शीतल को घृणा की नजरों से देखा करती थी। सीता ने कभी शीतल को अपनी बेटी माना ही नहीं। एक दिन शीतल अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, तभी उसकी सौतेली बहन अनुराधा उसके पास आती है और उसकी गुड़िया उससे छीन लेती है। इस गुड़िया को मुझे दे दे, पापा ये गुड़िया मेरे लिए लाए हैं, ना कि तेरे लिए। ऐसा नहीं है अनुराधा, उन्होंने कहा था कि ये गुड़िया हम दोनों के लिए है और हम दोनों इसे खेल सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मेरे खिलौने तेरे कभी नहीं हो सकते, समझ में आई बात? और अगर ज्यादा बोला ना तो मैं तेरी शिकायत माँ से कर दूंगी। शीतल और अनुराधा एक दूसरे से गुड़िया छीनने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सीता आ जाती है और गुड़िया छीनकर अनुराधा को दे देती है। क्यों रे शीतल की बच्ची, मेरी बेटी से उसके खिलौने छीनती है, शर्म नहीं आती तुझे? लेकिन माँ, ये गुड़िया हम दोनों की है और अनुराधा कह रही है कि ये इससे मुझे नहीं खेलने देगी। हाँ तो मेरी बेटी इसमें गलत क्या कह रही है? और वैसे भी तेरी उम्र खेलने कूदने की नहीं है। चुपचाप से किचन में जाकर खाना बना, सारा काम पड़ा हुआ है और इन महारानी को गुड़िया गुड़िया खेलना है। सीता की बात सुनकर शीतल बिना कुछ कहे घर का सारा काम करने लग जाती है। शीतल को अपनी सौतेली माँ का अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वो रोते रोते घर के काम करने लगती है। इस तरह शीतल के ऊपर सीता का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। वो पूरा दिन शीतल से कोई ना कोई काम करवाती रहती थी और बदले में उसे 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं देती थी। वो शीतल के सामने ही अपनी बेटी अनुराधा को रंग बिरंग की फ्रॉक ला कर देती थी और उसे बहुत प्यार भी करती थी। ये सब देखकर शीतल को बहुत बुरा लगता था और उसे अपनी माँ की बहुत याद भी आती थी। जब भी उसे अपनी माँ की याद आती तो वो दुर्गा माँ की मूर्ति के पास जाकर बैठ जाती थी। इसी तरह एक दिन शीतल शाम के समय दुर्गा माँ की पूजा करने जा रही थी। तभी सीता गुस्से में उसके पास आती है और कहती है, ओ दुर्गा माँ की लाडली, रोज सुबह शाम घी का जोत जलाती है, पता भी है घी कितना महंगा हो गया है। और क्या करेगी दुर्गा माँ की पूजा करके? दुर्गा माँ तेरी जिंदगी अच्छी नहीं बना देंगी, समझी? मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पहले मेरा पैर दबा, उसके बाद दुर्गा माँ की पूजा करना। लेकिन माँ, अगर अभी मैं दुर्गा माँ की पूजा नहीं की तो समय निकल जाएगा। मैं बस 15 मिनट में पूजा करके आती हूँ, फिर आपके पैर दबा दूंगी। अच्छा जी, इसका मतलब अब मुझे तेरे इशारों पर चलना पड़ेगा। जितना कहा है उतना कर और अपना दिमाग कम लगा, समझी? बाद में करियो अपनी माता रानी की पूजा। ठीक है माँ, आप कमरे में चलिए, मैं पहले आपके पैर ही दबा देती हूँ। ऐसा कहकर शीतल आधे घंटे तक सीता के पैर दबाती है। फिर आधे घंटे बाद माता रानी से क्षमा मांगकर उनकी पूजा करती है। इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं और नवरात्रि का त्योहार आ जाता है। नवरात्रों में शीतल घर में माता रानी का कलश बैठाना चाहती थी और 9 कन्याओं का पूजन करना चाहती थी, लेकिन सीता ने उसे कुछ भी नहीं करने दिया।
कितनी बुरी है सौतेली माँ, इन्होंने मुझे माता रानी का पूजन भी नहीं करने दिया। भगवान ऐसी सौतेली माँ किसी को मत देना। शीतल बहुत दुखी होती है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। नवरात्रि का त्योहार निकल गया, लेकिन शीतल इस बार माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाई। काफी समय बीत गया, लेकिन शीतल के प्रति उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। शीतल अपने कमरे में बहुत रोती थी। सब जानकर भी उसका पिता धीरज कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि सीता उसको हमेशा छोड़ जाने की धमकी देती रहती थी। माता रानी की इतनी अवहेलना करने के कारण सीता धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। शहर के सारे डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि सीता को जो बीमारी है उसका इलाज उनके पास है ही नहीं। बिस्तर पर पड़े पड़े सीता को बहुत तकलीफ होती थी। इस तकलीफ में उसका साथ देने वाली केवल शीतल ही थी। एक दिन बिस्तर पर पड़े पड़े सीता अपनी बेटी अनुराधा को आवाज लगाती है। अनुराधा, ओ अनुराधा बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी दे दे, बहुत देर से प्यास लग रही है। सीता की आवाज सुनकर शीतल उसके पास पानी लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए माँ पानी, अनुराधा घर पर नहीं है इसलिए मैं ही पानी लेकर आ गई, और वैसे भी आपका दवाई का भी समय हो गया है। ऐसा कहकर शीतल अपनी सौतेली माँ को दवाई और पानी दे देती है और अपने मन में सोचती है, हे माता रानी, पता नहीं माँ को कौन सी बीमारी हो गई है, इनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती है। ऐसा सोचते हुए शीतल अपने कमरे में चली जाती है और उदास होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर उसका पिता आता है और कहता है, क्या बात है बेटी, तू इतना परेशान क्यों लग रही है? देखिए ना पिताजी, माँ की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, उनको बहुत तकलीफ होती है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। तेरी सौतेली माँ तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती थी, लेकिन फिर भी उसके बुरे समय में तू उसके साथ खड़ी है। काश ये बात सीता को भी समझ आती। जाने दीजिए ना पिताजी, ये चाहे जैसी भी है तो मेरी माँ ही। शीतल के इतने अच्छे विचार देखकर उसका पिता बहुत खुश होता है। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद फिर से नवरात्रि का त्योहार आ जाता है। शीतल अपने पिता से कहती है, पिताजी, नवरात्रि का त्योहार आ रहा है, मैं इस बार कलश बैठाना चाहती हूँ। अब दुर्गा माता ही माँ की तबीयत को ठीक कर सकती है, आप कल सारा सामान ले आइएगा। ठीक है बिटिया। अगले दिन शीतल का पिता नवरात्रि का सारा सामान ले आता है और शीतल दुर्गा माता की मूर्ति और कलश बैठाकर 9 दिन का उपवास रखती है और हर दिन दुर्गा माता से अपनी माँ की सेहत की प्रार्थना करती है। इस तरह 8 दिन बीत जाते हैं और 9वीं का दिन आ जाता है। हे देवी मैया, आज मेरा 9वां दिन का व्रत सफल हुआ। 9 कन्याओं को भोजन करवा के मैं अपना व्रत तोड़ दूंगी, प्लीज मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। शीतल पूजा खत्म करके सभी कन्याओं के लिए हलवा पूरी और चना बनाने चली जाती है। इतने में उसका पिता 9 कन्याओं को लेकर घर आ जाता है और शीतल सभी कन्याओं को भोजन करवाती है और सभी का आशीर्वाद लेकर उन्हें घर भेज देती है और अंत में प्रसाद लेकर अपनी माँ के पास जाती है। मैं जानती हूँ माँ कि धीरे धीरे आपकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है, अब आप बोल भी नहीं पाती हो। पता नहीं आपको कौन सी बीमारी हो गई है। जब से आपका बोलना बंद हुआ है ये घर बहुत सोना लगता है। मैंने अपनी एक माँ को पहले ही खो दिया है, मैं अब आपको नहीं खोना चाहती हूँ। आपके लिए मैंने 9 दिन का उपवास रखा था, अब आप ये प्रसाद खा लीजिए। सीता कुछ बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन शीतल की ये सारी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मन में सोच रही थी कि आज तक उसने जिसको हर बात पर सिर्फ डांटा और फटकारा है, आज वो उसके लिए कितना कुछ कर रही है। और जिस बेटी को वो अपने दिलो जान से ज्यादा प्यार करती थी, उसको उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। शीतल अपने हाथों से अपनी माँ को प्रसाद खिला देती है और दुर्गा माँ की मूर्ति के पास जाकर कहती है, प्लीज माता रानी, मेरी माँ को ठीक कर दो ना। मैंने आज तक आपकी इतनी पूजा की है, कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मेरी सिर्फ एक मनोकामना पूरी कर दो। शीतल वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी साक्षात देवी माँ वहाँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, उठो शीतल, अपनी आंखें खोलो। शीतल देवी माँ को देखते ही बहुत खुश हो जाती है। माँ, आपने मुझे दर्शन दिए हैं माँ, मैं तो धन्य हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने मुझे दर्शन दिए हैं। शीतल, मैंने तुम्हारे जैसी नेक दिल लड़की कभी नहीं देखी। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे लिए कितने कांटे बोए, लेकिन फिर भी उसके प्रति तुम्हारे मन में कितना प्यार है।
दरअसल तुम्हारी सौतेली माँ की ऐसी हालत मैंने ही की थी, क्योंकि वो तुम्हें बहुत परेशान करती थी। परंतु आज तुम्हारे ही आग्रह करने पर मैं उन्हें ठीक करने आई हूँ। ऐसा कहकर देवी माँ एक जादू करती है और शीतल की सौतेली माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। अब वो बोल भी सकती थी और चल भी सकती थी। सीता को ठीक करके देवी माँ वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं। तभी वहाँ पर सीता भागती हुई आती है। शीतल बेटी, देखो मैं ठीक हो गई। मैं बोल सकती हूँ और मैं चल भी सकती हूँ। ये सब किसी करिश्मे से कम नहीं है और मुझे पता है ये सब देवी माँ के कारण और तुम्हारे कारण ही हुआ है। मुझे माफ कर दो बेटी। आज तक मैंने तुम्हें कितना परेशान किया है, लेकिन तुम कितनी अच्छी निकली। शीतल अपनी माँ को ठीक देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें गले लगा लेती है। वहीं पास में धीरज और अनुराधा खड़े होकर ये सब देख रहे थे। अनुराधा कहती है, मुझे भी माफ कर दीजिएगा दीदी, मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि नवमी वाले दिन मुझे माँ और बहन का प्यार मिल गया। हाँ शीतल, आज तुम्हारे लिए मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं चाहकर भी कभी कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ। सीता, शीतल को अपनी बेटी की तरह प्यार देना। खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तब भी तुम शीतल के साथ बुरा व्यवहार मत करना। आज के दिन ऐसी अपशगुन बातें मत कीजिए जी। अब हमारे परिवार को किसी की नजर नहीं लगेगी। अंत में शीतल को जो चाहिए था मिल जाता है। माता रानी ने शीतल को 9 दिनों के व्रत का फल बहुत अच्छा दिया था। इस तरह अब वो पूरा परिवार एकजुट होकर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है और अब हर साल वो पूरा परिवार मिलकर माता रानी के नवरात्रे बहुत धूमधाम से मनाने लगते हैं। काली और गोरी बहू में भेदभाव। विमला ने अपने 3 बेटों में से 2 बेटों की शादी कर दी थी और उसकी दोनों बहुएं अपने अपने पति के साथ दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी थी। आ जाओ मेरी प्यारी बहुओं, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। विमला के इतना बोलने के बाद दोनों बहुएं अपने पैर से कलश को गिराती है और घर में प्रवेश करती है। बहू, जाओ और जाकर कपड़े बदल लो। तुम दोनों थक गई होगी ना, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। कल तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए मैं तब तक उसका इंतजाम कर देती हूँ। विमला के इतना बोलने के बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है। इसी तरह सुबह हो गई और आज दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म की बारी थी। विमला कहती है, मेरी प्यारी बहुओं, आज तुम्हारा जो मन करे तुम वो बना सकती हो। ठीक है, किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर दोनों बहू में से एक बहू शीतल कहती है, आर यू सीरियस सासू माँ? मैंने कभी अपने घर का किचन तक नहीं देखा है और आप चाहती हो कि मैं सबके लिए खाना बनाऊं? नॉट पॉसिबल, मेरे बस की बात नहीं है ये तो क्या बोल रही है बहू? वैसे मम्मी जी, मैं भी शीतल की बात से सहमत हूँ। मुझे भी कुछ बनाना नहीं आता। मैंने अपने मायके में कभी कुछ नहीं बनाया है। ये सारे काम हमारे घर की नौकरानियाँ करती थी। आप चाहती हो कि ये नौकरानी वाले काम हम करें? बिल्कुल नहीं। वैसे मम्मी जी, अगर आपको खाना है तो हम ऑर्डर करके बाहर से मंगवा देते हैं। अपनी दोनों बहुओं की बात सुनकर विमला अपना सर पकड़ लेती है। आय हाय, ये कैसी बहू मेरे पल्ले पड़ गई। अरे बहू, मेरी बात को समझो। ये एक रस्म है जो निभानी ही पड़ती है। अपने घर में कभी छोटा मोटा कुछ तो बनाया होगा। नहीं मम्मी जी, हमने कहा ना हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, आओ मेरे साथ रसोई में, मैं तुम्हें कुछ मीठा बनाने में मदद करती हूँ। दोनों बहुएं अपनी सास के साथ किचन में कुछ मीठा बनाने चली गई, लेकिन किचन में जाते ही दोनों के नखरे शुरू हो गए। उफ सासू माँ, यहाँ तो बहुत गर्मी है, मैं तो जल जाऊंगी। हाँ, इतनी गर्मी मेरी स्किन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। हाँ मम्मी जी, मुझसे भी यहाँ रुका नहीं जाएगा। एक काम करिए, हमारे बदले आप कुछ मीठा बना दीजिए। अगर आपका भी मन नहीं है तो बाहर से मंगवा लेंगे। ये क्या बात हुई बहू? आप समझिए मम्मी जी, हम जा रहे हैं। दोनों बहू किचन में अपनी सास को अकेला छोड़कर अपने कमरे में जाकर एसी चलाकर लेट गई। इधर बेचारी विमला को अपनी बहू का खाना अकेले बनाना पड़ा। इसी तरह से दिन बीत रहे थे।
विमला की दोनों बहुएं अमीर परिवारों से थी, इसलिए वो दोनों कभी भी कोई काम नहीं करती थी और वो दोनों बहुत ज्यादा घमंडी भी थी। दोनों बहुओं से विमला परेशान थी। पहले मुझे अमीर घर की सुंदर लड़कियां पसंद थी, लेकिन जब से ये दोनों मेरे घर में आई है, मेरे रातों की नींद और दिन का सुकून छिन गया है। अब मैंने सोच लिया है, मैं अपने छोटे बेटे के लिए गरीब घर की सांवली लड़की को ही बहू बनाकर लाऊंगी। फिर क्या था, तब से विमला ने गरीब घर की सीधी सादी लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिन ढूंढने के बाद उसे एक गरीब घर की काली लड़की शिखा पसंद आ गई। बहन जी, मुझे आपकी शिखा बहुत पसंद है, मैं ये रिश्ता पक्का करती हूँ। रिश्ता पक्का करने के कुछ ही दिनों बाद विमला ने अपने छोटे बेटे की शादी शिखा से करवा दी। शिखा का काला रंग देखकर शिखा की जेठानियां शीतल और काजल ताना कसते हुए कहती है, ये क्या मम्मी जी, आपने अपने बड़े बेटे के लिए तो हीरो को ढूंढा और छोटे बेटे के लिए कोयला उठा कर ले आई। इससे अच्छा तो आप मेरे हैंडसम देवर की शादी मेरी बुआ की बेटी से करवा देती। ये सब सुनकर विमला कहती है, चुप कर बहू, हर चीज में रंग रूप नहीं देखा जाता है। माना तेरी बुआ की बेटी सुंदर है, लेकिन मुंह से तो तुम्हारी ही तरह जहर उगलती है। भगवान बचाए ऐसी लड़कियों से। मम्मी जी, आपको मेरी बहन के बारे में ऐसा कुछ भी बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है। हाँ, तो तुझे भी मेरी बहू के बारे में भी कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। छोड़ो शीतल, चलो हम कमरे में चलते हैं। दोनों बड़ी बहुएं ऐंठते हुए कमरे में चली जाती है। विमला अपनी छोटी बहू शिखा से कहती है, बहू, तू इन दोनों की बातों का बुरा मत मानना, ये दोनों ऐसी ही है। कोई बात नहीं माँ जी। शिखा भले ही रंग रूप में काली थी और गरीब थी, लेकिन वो अपने अच्छे कर्म और संस्कारों में बहुत अमीर थी। शिखा ने ससुराल में कदम रखते ही अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना शुरू कर दिया और सारी रस्मों को भी बहुत अच्छे से निभाया। अब शादी के लगभग 2-3 महीने बीत चुके थे। शिखा से विमला बहुत खुश थी। एक दिन शिखा किचन में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ काजल आती है और शिखा से कहती है, ओ काली माता, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, चल जल्दी से मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना दे। आपने मुझे अपना नौकर समझ रखा है क्या? भूख लगी है तो चुपचाप खुद बनाइए और खाइए। ओ माता, मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा, जितना बोला है उतना कर। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना जेठानी जी, और कृपया करके आप अपनी हेकड़ी अपने पास ही रखिए, क्योंकि मुझे किसी की अकड़ देखने का कोई शौक नहीं है। अच्छा जी, एक बात सुन ले, तेरी औकात मेरे पैर की जुत्ती के समान है। तू मुझसे जुबान मत लड़ा, वरना तेरी औकात दिखाने में मुझे देर नहीं लगेगी, मेरे पैरों की धूल। काजल शिखा को उल्टा सीधा सुनाकर अपने कमरे में चली गई, परंतु अब शिखा अपनी जेठानियों को कैसे हैंडल करना है ये बखूबी समझ चुकी थी। वो एक दिन हॉल में झाड़ू लगा रही होती है, तभी शीतल आकर हॉल में पंखा चला देती है, जिससे सारा कचरा इधर उधर उड़कर फैल जाता है। ये क्या किया आपने जेठानी जी? अब चलिए सारा कचरा आप ही साफ करिए। ओ हेलो, होश में तो हो? बिल्कुल होश में हूँ जेठानी जी। अब चलिए जल्दी से ये सारा कचरा साफ करिए। भूल जाओ कि ये कचरा मैं साफ करूंगी, और मेरी मानो तो तुम भी इसे ऐसे ही छोड़ दो और मेरे जैसे लाइफ एंजॉय करो। बिल्कुल नहीं, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी तो इसे कौन साफ करेगा? सासू माँ खुद करेंगी। शीतल ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहाँ विमला आ जाती है और कहती है, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बहू, लेकिन तू मेरी छोटी बहू को अपने फेवर में नहीं कर पाएगी, समझी? ओहो सासू माँ, जब से आप इस काली माता को अपनी बहू बनाकर लाई हो, हमें तो भूल ही गई हो। मुझे तो लगता है अब आप हमें अपनी बहू भी नहीं मानती हो, सारा दिन बस अपनी छोटी बहू के ही गुणगान गाती रहती हो। गुणगान भी उसी का गाया जाता है बहू जिसमें कुछ बात हो, और मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है। तो मैं क्या करूं? हाँ? इतना बोलकर शीतल अपने कमरे में चली जाती है। इसी प्रकार नोक-झोंक में दिन बीत रहे थे। दोनों गोरी जेठानियां अपनी काली बहू शिखा से बिल्कुल बात नहीं करते थे। इसी तरह देखते देखते 1 साल बीत जाता है। फिर एक दिन शिखा अपनी जेठानी के रूम में जाकर
उनसे कहती है, जेठानी जी नीचे आ जाइए, खाना तैयार है। शिखा के बुलाने पर दोनों जेठानियां नीचे आ जाती है, लेकिन वो दोनों गुस्से में थी क्योंकि कुछ देर पहले ही विमला ने उन्हें किसी बात पर डांटा था। हाँ, बस ये काली माता ही हमारी सास को अच्छी लगती है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। सही कह रही हो शीतल, हमेशा इस शिखा की बच्ची की वजह से हमें डांट पड़ती रहती है और ये शिखा भी हमेशा सासू माँ के चमचे बनी फिरती है। दोनों जेठानियां इसी तरह से टेबल पर बैठकर बात कर रही थी। तभी शिखा बहुत ही सुंदर सा केक लेकर आई। हैप्पी एनिवर्सरी जेठानी जी। शीतल और काजल शिखा को देखकर हैरान रह गई। जेठानी जी, इस नोक-झोंक में 1 साल कब और कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन जो भी हो, मैं बस ये चाहती हूँ आपके दिल में मेरे लिए जो नफरत है उसे खत्म कर दो और ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से कबूल करो। ये केक मैंने अपने हाथों से बनाया है। देखा बहू, कितनी गुणी है शिखा बहू। बेशक तुम इससे कितना भी लड़ो झगड़ो, पर ये उस चीज को कभी दिल पर नहीं लेती और सबके बारे में अच्छा सोचती है। ये देखकर दोनों जेठानी की आंखों में आंसू आ जाता है और उन्हें अपनी करनी पर पछतावा भी महसूस होता है। हम दोनों तुम्हें कितना गलत समझ रहे थे शिखा, गलत तो हम खुद ही थे। हाँ, हमने शुरू से ही अपनी सास और तुम्हें कुछ नहीं समझा, लेकिन आज सब कुछ समझ आ रहा है। माँ जी, शिखा, हमें माफ कर दो। माफी मत मांगिए भाभी। जिस दिन इंसान को अपनी गलती महसूस हो जाती है उसी दिन उसकी सारी गलतियाँ माफ हो जाती है। देखा शिखा बहू को, अब तुम दोनों को समझ आया कि पैसा और रंग रूप कुछ नहीं होता जब तक सीरत अच्छी ना हो। दोनों बड़ी बहू को अब समझ आ चुका था कि वो पहले गलत थी। वो सब अपने सारे गिले शिकवे भूलकर शिखा को गले से लगा लेती है। अब से शीतल और काजल घर के कामों में शिखा की मदद करती है और एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाती है और अब सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेयर बैंड के झड़ने का जादू। लखनऊ के एक छोटे से गांव में इशिता और कृतिका नाम की 2 बहनें अपनी माँ राधा के साथ रहती थी। राधा अपने पति के जाने के बाद अपनी दोनों बेटी का पालन पोषण करती थी। राधा अपनी दोनों बेटियों को एक समान प्यार करती थी। इशिता गंजी थी क्योंकि जब वो 5 साल की थी तब खेलते खेलते उसने गलती से अपने बालों में केमिकल लगा लिया था। उस दिन के बाद से बहुत इलाज करवाने के बाद भी इशिता के बाल नहीं आते हैं। कृतिका के बहुत लंबे बाल थे और उसको अपने बालों की खूबसूरती का बहुत घमंड था। एक दिन कृतिका राधा से जाकर बोलती है, माँ, मैं इशिता को अपने साथ स्कूल लेकर नहीं जाऊंगी। मेरे इतने लंबे घने बाल हैं, लेकिन फिर भी इस गंजी की वजह से सब मुझ पर भी हंसते हैं। वैसे भी अभी तक थोड़े लोगों को ही पता है कि ये मेरी बहन है। अगर पूरे स्कूल में ये बात फैल गई तो खामखा ही मेरी जग हंसाई हो जाएगी। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ कृतिका? इशिता भी उसी स्कूल में पढ़ती है। तो क्या हो गया माँ, आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दो ना। नहीं कृतिका, अपनी बालों की खूबसूरती पर इतना घमंड करना सही नहीं है। इशिता तुम्हारी बहन है, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि लोगों की फालतू बातों पर। इस मामले में मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। इशिता तुम्हारे साथ ही स्कूल जाएगी। ना चाहते हुए भी कृतिका को इशिता को अपने साथ स्कूल लेकर जाना पड़ता है। कृतिका पूरे रास्ते इशिता को खड़ी खोटी सुनाते हुए ले जाती है। सुन गंजी, माँ के कहने पर मैं तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जा रही हूँ, लेकिन मेरे से थोड़ा दूर चला कर। और हाँ, किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तू मेरी बहन है। अगर कोई पूछे तो बोल दियो कि तू मेरे पड़ोस में रहती है। कृतिका, मेरे गंजे होने की वजह से लोग मेरा मजाक बनाते ही है। कम से कम तुम तो मत बनाया करो। हम दोनों बहनें हैं, हमें एक साथ प्यार से रहना चाहिए। पता नहीं तुम मेरे से इतना दूर क्यों भागती हो। मैं तुझे अपनी बहन नहीं मानती। तेरे जैसे बहन होने से अच्छा है कि मेरी कोई बहन ही नहीं होती। अगर तेरी सिर्फ बेइज्जती होती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे साथ साथ सब मुझे भी गंजे की बहन बोलते रहते हैं। इस तरह दोनों बातें करते करते स्कूल तक पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचते ही सारी लड़कियां इशिता पर हंसने लगती है। तभी एक लड़की कृतिका से बोलती है,
अरे यार कृतिका, ये तेरे साथ गंजी कौन है? कहीं ये तेरी बहन तो नहीं? अरे खुशबू, तू पागल हो गई है क्या? कृतिका के इतने लंबे काले घने बाल है, भला ये गंजी उसकी बहन कैसी हो सकती है? हाँ, पूजा बिल्कुल सही कह रही है। ये उजड़ा चमन मेरी बहन नहीं है, ये तो मेरे पड़ोस में रहती है, बस मेरे साथ स्कूल आ जाती है क्योंकि ये भी इसी स्कूल में है ना। गंजी लड़की, तू स्कूल पढ़ने क्यों आती है? घर में बैठकर झाड़ू पोछा किया कर। वैसे तेरे सर पर तो तबला बजाने में बहुत मजा आएगा, एक बार मैं तबला बजाऊं क्या? इतना बोलकर पूजा इशिता के सर पर तबला बजाना शुरू कर देती है। अपनी बहन का ऐसा मजाक बनता हुआ देख कृतिका हंस रही होती है। इशिता रोते हुए अपने क्लास में चली जाती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोनों बहनें घर साथ आ रही होती है। तभी रास्ते में इशिता कृतिका से बोलती है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन आज मैं पहली बार बोल रही हूँ कि तुम जैसी बहन भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। कोई भी अपनी बहन का इस तरह से मजाक बनता देख खड़ा होकर हंस नहीं रहा होता है, जिस तरह तुम हंस रही थी। अरे अगर मैं सबको ये सब करने से रोकती तो उन्हें पता चल जाता कि तुम मेरी बहन है, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद दोनों अपने घर पहुंच जाती है। घर आकर इशिता राधा को सारी बात बताती है और कहती है, बस बहुत हुआ माँ, मेरे गंजे होने की वजह से मेरी बहुत इंसल्ट होती है, लेकिन अब मेरे अंदर यह सब सहने की हिम्मत नहीं है। अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तूने बिल्कुल सही सोचा है इशिता, अगर स्कूल नहीं जाएगी तो मुझे भी अपनी बेइज्जती का डर नहीं रहेगा। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी बेइज्जती वैसे भी कहीं नहीं होती, बेइज्जती तो सिर्फ मेरी होती है। तुम्हें तो आदत है बिना बात के बीच में उछलने की, ऐसे करती हो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दुखियारी तुम ही हो। तुम्हें तो सिंपैथी लेने की आदत हो गई है। अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो अपनी वजह से तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं घर में रहूंगी और माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाऊंगी। नहीं इशिता, तुम स्कूल जाना मत छोड़ो। अगर तुम घर में रही तो वह सब लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे जो तुम्हारा मजाक बनाते थे। जिसको जो बोलना है बोलने दो, तुम अपने काम से पीछे मत हटो। उन लोगों के पास और कोई काम नहीं है। तुम स्कूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुम्हारे बाल नहीं है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वह तो बचपन में तुमसे एक भूल हो गई थी, और बचपन में तो हर बच्चा कोई ना कोई गलती करता ही रहता है। इससे अपना आज खराब क्यों करना? अरे माँ, अब ये सब तुम बोल रही हो? उसने बोला ना वो नहीं चाहती स्कूल जाना। चुप हो जाओ कृतिका, वरना एक तमाचा लगाऊंगी। राधा की बातें सुनकर इशिता को हिम्मत आती है और वो स्कूल नहीं छोड़ती है। उस दिन से कृतिका या उसके दोस्त इशिता को जो भी कहते, उनकी बातों को वो अनसुना कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। इसी तरह काफी समय बीत जाता है और इशिता अपने पूरे स्कूल में टॉप करती है और उसे स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप की मदद से इशिता एक कॉलेज में एडमिशन लेती है। 5 साल बीत जाते हैं और दोनों बहनें शादी के लायक हो जाती है। एक दिन दोनों बहनों को लड़के वाले देखने आते हैं। दोनों लड़कों की माँ बोलती है, देखिए बहन जी, मैं अपने एक बेटे की शादी आपकी बेटी कृतिका से करवा दूंगी, लेकिन दूसरे की आपकी बेटी शीता से नहीं करवाऊंगी, क्योंकि शीता गंजी है। अगर गंजी बहू लेकर गई तो सब मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। लेकिन बहन जी, हम अपनी दोनों बेटियों की शादी एक घर में ही करना चाहते हैं। फिर तो रहने ही दो। आपकी बेटी शीता की वजह से हम आपकी बेटी कृतिका से भी अपने बेटे की शादी नहीं करवाएंगे। इतना बोलकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। राधा इशिता के लिए बहुत रिश्ते देखती है, लेकिन सारे लड़के वाले इशिता को देखकर मना कर देते हैं। एक दिन कृतिका राधा से बोलती है, माँ, इस गंजे की वजह से आपने मेरी शादी क्यों रोक रखी है? सब मुझे पसंद करके तो जा ही रहे हैं, फिर आप मेरी शादी पहले कर दो। वैसे भी इसकी शादी कहीं नहीं होने वाली, इसका मतलब क्या आप मेरी शादी भी कहीं नहीं होने दोगी? इशिता पीछे खड़ी होकर ये बातें सुन रही होती है। उसे कृतिका की ये वाली बातें सुन बहुत बुरा लगता है और वो अपने मन में सोचती है, ठीक ही तो कह रही है कृतिका, मेरी वजह से उसकी भी शादी नहीं हो रही है।
मैं माँ से जाकर इस बारे में बात करती हूँ। इतना बोलकर इशिता राधा के पास जाती है और बोलती है, माँ, आप मेरी वजह से कृतिका की शादी क्यों नहीं कर रही हो? मैं तो चाहती हूँ कि मेरे से पहले इसकी शादी हो जाए। बिना वजह मेरी वजह से इसकी शादी भी नहीं हो पा रही है। आप प्लीज इसकी शादी करवा दो ना। राधा इशिता की बात मान लेती है और अगले महीने कृतिका की शादी धूमधाम से करवा देती है। कृतिका की शादी होने के बाद राधा इशिता की शादी के बारे में सोच सोच कर दुखी रहने लगती है। अपनी माँ को दुखी देख इशिता अपने मन में सोचती है, मेरी तो वैसे भी शादी कहीं नहीं होने वाली है, लेकिन माँ मेरी वजह से बहुत तकलीफ में रहती है। आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार मेरी माँ को मेरी वजह से बहुत ताने सुनाते रहते हैं। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। ना मैं इस घर में रहूंगी और ना मेरी वजह से मेरी माँ को तकलीफ में रहना पड़ेगा। इतना सोचकर इशिता घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते इशिता को एक लड़की नजर आती है जिसके सर पर गहरी चोट लगी होती है। इशिता दौड़ती हुई उस लड़की के पास जाती है और बोलती है, ये कैसे हुआ? ये सब बताने का अभी वक्त नहीं है, प्लीज मेरी मदद करो वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। रुको, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। इशिता भागते हुए अस्पताल जाती है और डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर उस लड़की के सिर पर पट्टी करता है। इशिता के पास पैसे थे, इसलिए इशिता उस लड़की के पट्टी करने के लिए डॉक्टर को पैसे दे देती है। डॉक्टर वहां से चला जाता है। उसके बाद वो लड़की बोलती है, मैं यहाँ से जा रही थी, लेकिन पता नहीं किसी ने मेरे सर पर पत्थर मारा और यहाँ से भाग गया। तब से मैं यहीं बैठकर लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अच्छा हुआ तुम समय से आ गई। हाँ, वैसे आपका घर कहाँ है? मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। वो लड़की इशिता को अपने साथ एक झरने के पास ले जाती है। वहाँ पहुंचकर इशिता बोलती है, ये तो आप मुझे झरने के पास लेकर आ गई हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई घर नजर नहीं आ रहा। इशिता के इतना कहने के बाद वो लड़की एक जादूगरनी के रूप में बदल जाती है और कहती है, इशिता, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। मुझे पता है तुम अपने गंजेपन की वजह से बहुत परेशान रहती हो और तुम्हारी कहीं शादी भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से तुम्हारी माँ भी बहुत तकलीफ में रहती है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करोगी? कई वर्षों पहले जब मैं एक युवती हुआ करती थी, तब तुम्हारी दादी ने कुछ गुंडों से मेरी जान बचाई थी। उस वक्त तुम्हारी दादी के मदद के बदले में मैं उन्हें कुछ नहीं दे पाई, लेकिन आज तुम्हारी मदद करके मैं उनका एहसान उतार पाऊंगी। मैंने पहले तुम्हारी परीक्षा ली क्योंकि मैं एक जादूगरनी हूँ और जादूगरनी किसी बुरे इंसान की मदद कभी नहीं करती। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना बोलकर जादूगरनी झरने के पास जाती है और झरने में कुछ जादू करती है। झरने में जादू करने के बाद झरने के अंदर बहुत तरह तरह के रंग बिरंगे हेयर बैंड आ जाते हैं। इशिता, इस झरने में जाकर तुम एक हेयर बैंड ले लो, उसके बाद देखना तुम इसका कमाल। इशिता झरने के अंदर जाती है और एक हेयर बैंड बाहर ले आती है। इशिता हेयर बैंड को अपने सिर पर लगाती है। ऐसा करती ही इशिता के लंबे काले घने बाल आ जाते हैं। इशिता जादूगरनी का बहुत धन्यवाद करती है और वहां से वापस अपने घर आ जाती है। घर आकर इशिता अपने कमरे में जाती है और सोचती है, मैं ये क्या करने जा रही थी? मेरी शादी ना होने की वजह से माँ तकलीफ में रहती है, लेकिन अगर मैं घर छोड़कर चली जाती तो माँ का और बुरा हाल हो जाता। हे भगवान, ये सब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। इतना बोलकर इशिता राधा के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? तुझे पता भी है तुझे मैंने कितना ढूंढा। मुझे माफ कर दो माँ। तभी राधा की नजर इशिता के लंबे काले घने बालों पर जाती है। इशिता राधा को झरने के जादू हेयर बैंड के बारे में बताती है और उस जादूगरनी के बारे में भी बताती है।
उसके बाद इशिता अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तभी कुछ दिनों बाद रोते हुए कृतिका आती है। कृतिका के सर पर बहुत कम बाल थे और वो रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, ज्यादा अलग अलग महंगे शैम्पू यूज करने की वजह से मेरे सारे बाल झड़ गए। जब तक मेरे लंबे काले घने बाल थे तब तक मेरे ससुराल वाले और मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। आज मुझे पता चल रहा है कि इशिता के ऊपर क्या बीतती होगी। मुझे माफ कर दे इशिता, मैंने तेरा बहुत मजाक बनाया, लेकिन आज मुझे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा है। कहते हैं ना, जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक किसी की परेशानी का अंदाजा नहीं लगता। तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इतना बोलकर इशिता अपना जादुई हेयर बैंड कृतिका को दे देती है। उसके बाद कृतिका के भी पहले की तरह लंबे बाल आ जाते हैं। फिर से पहले की तरह बाल आने के बाद कृतिका बोलती है, माँ, अब मैं अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। अब मैं अपने पति से तलाक लूंगी और अब मेरी वही शादी करवाना जहाँ इशिता की शादी होगी। मुझे उस घर में नहीं रहना जहाँ के लोगों को सिर्फ मेरी सुंदरता की पड़ी थी। इस तरह उस दिन से हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और इशिता अपनी माँ बहन के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।